गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है धातु एवं अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल, इसी को जो है हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। इसमें हम लोग जो है आज सब्जेक्ट ही कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज जो है क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं तो वो आसानी से देख सकते हैं। इस सेशन को क्लास 10 वाले बच्चे भी देख सकते हैं या यदि कोई बच्चा कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम या कंपटीशन का तैयारी कर रहा है तो वो भी बच्चा के लिए ये सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। इसीलिए चलिए आप जो है इस सेशन में जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद जो है आपको यहाँ पे देखना है 1 बाय 1 करके। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जो शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो धातु क्या है, धातु का परिभाषा और धातुओं का भौतिक गुणधर्म। उसके बाद हम लोग देखेंगे अधातुओं की परिभाषा और भौतिक गुणधर्म। फिर हम लोग देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। फिर देखेंगे हम लोग सक्रियता श्रेणी। फिर धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करती है। फिर यानिक यौगिक के गुणधर्म। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये देखेंगे कि धातुओं की प्राप्ति, आखिर धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, संक्षारण और इससे सुरक्षा, और मिश्र धातु, और बोलें तो इसको हम अमलगम। इन तमाम चीज़ों को जो है हम लोग आज इस सेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। इसलिए आप जो है इस सेशन में फटाफट जुड़ जाइए और आप अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपका दोस्त को भी फ़ायदा हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग लगाते हैं। आप लोग जो है अपना कॉपी में हेडिंग लगाइए। कॉपी में आप लोग को हेडिंग लगाना है मेटल यानी कि धातु। लेकिन इसको हम बताने से पहले हम आपसे ये कहेंगे कि यदि आप मेरे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ आप दूसरे के साथ भी शेयर कर दें, उससे ये होगा कि आपका दोस्त भी आसानी से जुड़ पाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। कॉपी में हेडिंग लगाइए मेटल। तो मेटल क्या है? तो मेटल हम उसको कहेंगे धातु वह तत्व होता है, धातु वह तत्व होता है जो चमकदार होता है, धातु वह तत्व होता है जो चमकदार होता है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। इन तमाम चीज़ें जिस तत्व के पास रहेगा, जिस एलिमेंट के पास रहेगा उसे ही हम मेटल कहते हैं। उसे ही हम क्या कहेंगे भाई साहब? मेटल कहेंगे। तो मेटल होने के लिए क्या शर्त है? धातु वह तत्व होता है जो चमकदार होता है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, और जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। जिस एलिमेंट के पास, जिस पदार्थ के पास ये सभी गुण या ये सभी प्रॉपर्टीज़ पाया जाएगा उसे ही हम कहेंगे मेटल। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि मेटल का क्या इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो जो सोना है ये आपका एक प्रकार का मेटल है, चांदी आपका एक प्रकार का मेटल है, लोहा मेटल है, पोटेशियम मेटल है, पीतल आपका मेटल है, तांबा आपका मेटल है, सोडियम जो भी है ये आपका क्या है? मेटल है। अब यदि हम लोग यहाँ पे कुछ विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि सोना जो है सबसे ज़्यादा विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होता है, लेकिन ये महंगी होने के कारण इसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। चांदी में भी विद्युत धारा बहुत ही ज़्यादा प्रवाहित होता है, इसका भी हम लोग प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसका कारण यही है कि सोना और चांदी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, जिसके कारण सोना को ही ना यूज़ करते हैं और ना ही चांदी को। हम लोग जो विद्युत धारा में यूज़ करते हैं, करंट के रूप में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं आपका तांबा का। तांबा जो है वो सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक धातु है। तांबा जो है वो सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक धातु है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से हम लोग आसानी से काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम ही एक ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से
काट सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे ऐसे तत्व जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। यदि धातु का यदि हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे यदि हम इसका डिफिनीशन को देखें तो ये पता चलेगा कि इसका जो डिफिनीशन होगा वो ये होगा कि धातु जो है ऐसे तत्व जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। आपको कॉपी कलम निकालना है और मेरा सेशन को में जाना है और आसानी से आप नोट्स बना सकते हैं। सोना सबसे अधिक आघातवर और तन्य होती है। यदि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि सबसे अधिक आघातवर धातु कौन है, तो आपको आंसर करना है सोना। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो आपको आंसर करना है सोना। सोना सबसे ज़्यादा आघातवर भी है और सबसे ज़्यादा तन्य भी है। ये चीज़ आपको आसानी से याद रखना है। सोने जिसे 1 ग्राम सोने को हम लगभग 2 किलोमीटर तक लंबी तार के रूप में खींच सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 1 ग्राम यदि सोना है तो उसको हम 2 किलोमीटर लंबी तार के रूप में हम बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे सोना के बारे में। तो हम लोगों ने जानकारी ले लिया कि सोना सबसे ज़्यादा आघातवर भी होती है और तन्य भी होती है। अब हम लोग देखेंगे कि चांदी जो है विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। चांदी जो है वो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो कॉपर है। और सबसे यदि ज़्यादा का बात करें तो आपका 1 नंबर में जो होगा आपका सोना है। सोना सबसे ज़्यादा है। 2 नंबर का हम यदि बात करें तो ये आपका चांदी है। 3 नंबर का हम यदि बात करें तो ये आपका एल्युमिनियम है। और 4 नंबर का यदि हम बात करें तो ये आपका कॉपर है। लेकिन एल्युमिनियम का भी हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिर एल्युमिनियम जब कॉपर से ज़्यादा विद्युत धारा को प्रवाहित करने का क्षमता रखता है तो आखिर इसका हम लोग प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, तो आपको आंसर में याद रखना है कि इसका इसलिए नहीं प्रयोग किया जाता है कि यदि मान लीजिए ये एल्युमिनियम का तार रहेगा ना और इसको यदि 2 बार आप बेंड कर दीजिएगा, ऊपर नीचे कर दीजिएगा, तो एल्युमिनियम का जो तार रहेगा वो आसानी से टूट जाएगा। ये इसका जो है वो डिसएडवांटेज है, इसका डीमेरिट है। इसके कारण हम एल्युमिनियम का यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम भले ही विद्युत धारा का ज़्यादा सुचालक होता है लेकिन उसमें ज़्यादा मजबूती नहीं रहेगा। यदि तार को 1-2 बार आप जोड़ने के लिए, तार को जॉइंट करने के लिए यदि आप 1 से 2 बार उसको मोड़ देते हैं तो जो एल्युमिनियम का तार रहेगा वो फटाक से टूट जाएगा। ये चीज़ अब आसानी से आपका दिमाग में जो है वो घुस गया होगा। अब यदि हम लोग ये देखें कि सबसे मुलायम धातु कौन सा है, तो आपका सोडियम है और आपका पोटेशियम है। सोडियम और पोटेशियम है इतना मुलायम धातु है, इतना मुलायम धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, भले ही सोडियम और पोटेशियम धातु है लेकिन इसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि वह कौन ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो आपको याद रखना है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम का यदि हम परमाणु संख्या का बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या जो है वो आपका 11 है। पोटेशियम का परमाणु संख्या का बात करें तो ये आपका 19 है। ठीक है, ये चीज़ आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म हम लोग अब देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ देखेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल को हम लोग यहाँ बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, इसलिए हमारी सेशन से बने रहिए और आखिरी तक देखें। यदि इस आप सेशन को आखिरी तक देखते हैं तो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, चाहे क्लास 8 का हो चाहे क्लास 10 का हो, इन तमाम क्लासों के लिए ये चैप्टर जो होगा
ये आपके लिए आसानी होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये आपका है धात्विक चमक। धात्विक चमक यानी धातुओं का भौतिक गुणधर्म। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि कोई भी धातु रहता है तो धातु को जो है वो मुख्य रूप से 2 गुण होता है। धातु का मुख्य रूप से कितना गुण होगा भाई साहब? तो आप कहिएगा 2 गुण। फर्स्ट गुण जो होता है ये आपका भौतिक गुण होता है और सेकेंड गुण जो आपका होता है ये आपका रासायनिक गुण होता है। तो हम लोग यहाँ पे भौतिक गुण पढ़ने वाले हैं और भौतिक गुण में आपका जो है वो चमक आएगा, रंग आएगा, रूप आएगा, आकार आएगा, यानी इसका बाहरी परत के बारे में इसमें हम देखेंगे, यानी बाहरी जानकारी आपको मिलेगा। जैसे उसके रंग के बारे में देख सकते हैं, उसका रूप के बारे में देख सकते हैं, क्या वो कठोर है, क्या उसमें तन्यता है, क्या उसमें विद्युत धारा जाएगा, क्या उसमें टन झन का आवाज़ होगा, क्या उसे पीटने पे आवाज़ आएगा। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो हम लोग भौतिक गुणधर्म में पढ़ेंगे। यदि हम लोग रासायनिक गुण के बारे में बात करें ना तो उसके इंटरनल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी मेटल का जो इंटरनल पार्ट्स रहेगा उसमें रासायनिक गुण कहेंगे, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहेगा। लेकिन यदि हम भौतिक गुणधर्म का बात करेंगे तो केवल और केवल हम लोग भौतिक गुणधर्म के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। धातुओं का जो भौतिक गुण है उसको हम लोग बहुत आसानी से देखने वाले हैं। तो चलिए अपने कॉपी में हेडिंग लगाइए धातुओं के भौतिक गुणधर्म, और हेडिंग लगाने के बाद आपको लिखना है कि धातुओं के निम्नलिखित प्रमुख भौतिक गुणधर्म हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख गुणधर्म जो है वो इस प्रकार है। और फर्स्ट गुणधर्म आपका हेडिंग लगाना है वो लगाना है धात्विक चमक। लेकिन जो इस सेशन में अभी आए हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे इस सेशन को देखने के बाद जो है वो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको जो है उस चैनल्स को जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर भी कर देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं धात्विक चमक। तो धात्विक चमक, धातुओं में अपनी चमक होती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। कोई भी धातु रहता है तो उस धातु में अपना एक चमक होता है। ये धातुओं का भौतिक गुण है, ये धातुओं का भौतिक गुण है। जैसे सोना और चांदी इसके अच्छे उदाहरण है। यदि हम धातु का उदाहरण का बात करें तो सोना और चांदी को हम लेंगे। सोना और चांदी जो है वो धातु का एक अच्छा उदाहरण है। अब हम सेकेंड पॉइंट जो देखेंगे वो कठोरता देखेंगे। अधिकतर धातुएं कठोर होती है, किसी धातु में कठोरता कम होती है तो किसी धातु में कठोरता ज़्यादा होती है। जैसे लोहा और तांबा, इनमें कठोरता अधिक होती है, जबकि पारा और सोडियम इसके अपवाद हैं। पारा और सोडियम का बात करें तो इसका जो है ये अपवाद है, क्योंकि सोडियम जो है भाई साहब, सोडियम इतना मुलायम होता है, भले ही धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं वो आपका आघातवर है, जिसे हम मल्यबिलिटी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आघातवर के बारे में देखेंगे। आघातवर हम लोग किसे कहेंगे? तो आघातवर को इंग्लिश में हम मल्यबिलिटी कहते हैं। धातुओं का वह भौतिक गुणधर्म जिसे ठोक कर या पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सके उसे हम आघातवर कहते हैं। जैसे सोना और चांदी, सोना और चांदी सबसे ज़्यादा आघातवर और तन्य होती है। तांबा, ये सभी चीज़ें जो है वो इसका उदाहरण है। इसमें सबसे अधिक आघातवर का हम बात करें तो सोना होगा, और सोना के बाद यदि आघातवर का बात करें तो आपका चांदी होगा। उम्मीद करते हैं कि आघातवर क्या है आप आसानी से समझ चुके हैं। समझने के साथ साथ आपको हमारा इस सेशन को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और यदि आप नए हैं, आपको नहीं पता है, तो आप इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको मेरा ऐप का लिंक मिल जाएगा और इस ऐप को यदि आप डाउनलोड करते हैं तो ये पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से आप इस चैप्टर से संबंधित, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको भी आप आसानी से ऑनलाइन घर बैठे आराम से टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी जानकारी को आजमा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आघातवर क्या है? धातुओं का वह भौतिक गुणधर्म जिसे ठोक कर या पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सके, धातुओं को इसी गुणधर्म को हम लोग आघातवर कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा आघातवर धातु कौन है तो आपको बताना है सोना है। सोना के बाद कौन है तो आपका चांदी है, और चांदी के बाद यदि हम बात करें तो ये आपका तांबा है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप आसानी से समझ गए। अब हम लोग देखने वाले हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को देखना, तन्यता को देखना है। तो धातुओं का वह गुणधर्म जिसे खींचकर लंबी तार के रूप में बना सकते हैं या लंबी तार खींच सकते हैं उसे हम तन्यता कहते हैं। धातुओं का वह गुणधर्म जिसे खींचकर लंबी तार के रूप में बनाया जा सके उसे हम तन्यता कहते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु का बात करें तो आपका सोना है। सोना के बाद यदि तन्य धातु का बात करें तो आपको चांदी को याद रखना है। सोना के बाद यदि दूसरा नंबर में कोई सबसे ज़्यादा तन्य धातु है तो आपका चांदी है। चांदी है, ये दोनों को आपको याद रखना है। और आपको एक जानकारी ये भी याद रखना है कि 1 ग्राम सोना रहे और यदि उसको बोला जाए कि 1 ग्राम सोना है और इसका तार बनाइए तो लगभग 2 किलोमीटर तक तार बन सकता है। बहुत सारा किताब में 3 किलोमीटर भी दिया गया है। तो आपको जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसा काम करना है। यदि ऑप्शन में 2 है तो 2 मारना है, ऑप्शन में 3 है तो 3 मारना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। यहाँ पे कुछ लग रहा है मिस हो गया है। जो यहाँ पे गोल्ड का जो डायग्राम दिया गया है उस कुछ चीज़ों को शायद ढक दे रहा है, इसको जो है वो सुधार लिया जाएगा। तो सबसे अधिक तन्य धातु का बात करें तो सोना है। सोना जो है, सोना का शुद्ध जो है 24 कैरेट का होता है। यदि प्योर शुद्ध सोना का हम बात करें, पूरा शुद्ध सोना का हम यदि बात करें भाई साहब तो कितना होगा, तो ये आपका जो होगा वो 24 कैरेट का होगा। पूरा शुद्ध सोना 24 कैरेट का होगा। लेकिन जो हम लोग जेवर वगैरह में यूज़ करते हैं, आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं, जो सोना जेवर में यूज़ किया जाता है वो लगभग 22 से 23 कैरेट के बीच होता है। वो 22 से 23 कैरेट के बीच ही होगा और उसका प्रयोग जो है हम लोग आभूषण के रूप में करते हैं, जेवर के रूप में करते हैं। अभी एकदम लगन का मौसम चल रहा है, अभी दुल्हन को जो है वो सोने का जेवर दिया जाता है। तो ये चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, वह 22 या 23 कैरेट का होता है जो मिलाकर कठोर बनाया जाता है। इसमें कुछ इम्प्रूटीज़ होता है, उस इम्प्रूटीज़ को मिलाकर जिसका जेवर बनाया जाता है उसमें शुद्ध सोना में मिलाया जाता है, जिससे उसका कैरेट जो है घट जाता है और वो कठोर हो जाता है। सोना का परमाणु संख्या यदि बताया जाए कि सोना जो है वो एक धातु है, उसका परमाणु संख्या कितना है तो आपका 79 है। इसका सिंबल AU है। ये आपको जानकारी रखना है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि यदि आप नए हैं तो आप हमारे इस चैनल में जुड़ जाइए, जिससे आपको पर डे इस तरह का सेशन जो है वो मिलता रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सोनोरस। सोनोरस का मतलब ये हुआ कि जब किसी भी धातु को आप पीटते हैं या बजाते हैं या उसमें बल लगाते हैं तो बल लगाने के बाद उस धातु में क्या होगा, उसमें एक आवाज़ आएगा। जैसे यहाँ पे घंटी आप देखिए, स्कूल वगैरह में घंटी आपका बजाया जाता है, मतलब धातुओं में एक ऐसा गुण रहेगा जिसे पीटने से टन झन का आवाज़ आएगा। इसलिए यहाँ एक देखिए डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम में एक घंटी है इसके हाथ में, और इस घंटी को यदि कुछ लोहे से के सहारे इसको पीटा जाएगा तो आसानी से क्या होगा, टन झन का आवाज़ आएगा और ये आवाज़ जो है पूरा गूंजेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, धातुओं को किसी
धातुओं को किसी अन्य धातुओं से पीटने के बाद टन झन या एक मधुर आवाज़ उत्पन्न होती है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि धातुओं को किसी अन्य धातुओं से यदि पीटा जाएगा तो पीटने के बाद जो है वो टन झन या एक मधुर आवाज़ उत्पन्न होगी, उसे ही हम सोनोरस कहते हैं। जैसे विद्यालय में बजने वाली घंटी विद्यालय में बजने वाली पित्तल का बनाया जाता है, जो इसी गुण के कारण आवाज़ गूंजती है। आपको याद रखना है। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में कि विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है, तो आपको याद रखना है पीतल का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये पर डे अपने विद्यालय में आप देखते भी होंगे। अब हम लोग देखेंगे विद्युत का सुचालक। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग यहाँ पे विद्युत का सुचालक देखने वाले हैं। लेकिन सेशन जो है वो मेरा सेशन जो है यहाँ पे हम लोग विद्युत का सुचालक देखने वाले हैं। विद्युत का सुचालक देखने के बाद जो है उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो विद्युत का सुचालक यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का मतलब होता है या धातुओं का वह गुणधर्म जिसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, उसे हम सुचालक कहते हैं। जो भी बच्चे नए हैं, जो भी बच्चे कमज़ोर हैं या तेज़ हैं, हमारे इस सेशन से ज़रूर जुड़िए। आने वाला दौर में आपको जो है यहाँ बहुत ही बेहतरीन के साथ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द जो है आपको डिजिटल बोर्ड के साथ आप हमको फेस टू फेस लाइव क्लासेस में देख पाएंगे। इसलिए आपको इस सेशन को सब्सक्राइब करना है और आपको मेरे पास अभी जितना ही रिसोर्स है उसी रिसोर्स के ज़रिए जो है जहाँ तक हो पा रहा है आपका ये क्लास जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। जैसे जैसे रिसोर्स बढ़ेगा इस आप लोगों को बीच जो है वो सुधार देखने को मिलेगा। तो धातुओं का वह भौतिक गुणधर्म जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, उसे हम सुचालक कहते हैं। चांदी और सोना सबसे अच्छे चालक हैं। इसके बाद भी इसका उपयोग बिजली के तार में नहीं किया जाता है, क्योंकि यह महंगा है। आपको हम पहले भी बताए थे कि ये चीज़ आपको याद रखना है। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, भले ही आप ये स्कूल में पढ़ लिए होंगे, लेकिन आपको इतना बेहतरीन नोट्स जो है वहाँ पे आपको नहीं मिला होगा। इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है, हमारी सेशन को सब्सक्राइब करना है और यहाँ पे आप आसानी से अपना नोट्स बना सकता है। चांदी और सोना सबसे अच्छे चालक हैं, इसके बाद भी इसका उपयोग बिजली के तार में नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह बहुत महंगा है। एल्युमिनियम भी अच्छा चालक है, लेकिन यह लचीलापन होने के कारण इससे एक या दो बार मुड़ने से टूट जाता है, जो आपको हम सेशन में पहले बता दिए थे। तांबा सबसे उपयुक्त तार बनाने के लिए अर्थात तांबा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तार में सबसे ज़्यादा किस धातु का प्रयोग किया जाएगा, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, यानी मोस्टली किसका यूज़ करेंगे, तो आपको याद रखना है तांबा का। सोना का क्यों नहीं करेंगे, चांदी का क्यों नहीं करेंगे, एल्युमिनियम का क्यों नहीं करेगा। इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो आपको इस सेशन के द्वारा मिल चुका है। इसलिए आपको जो है इस सेशन को लास्ट तक देखना है। यदि आप हमारे इस सेशन को लास्ट तक देख लिए ना, तो आपको हम गारंटी देते हैं कि आपका 2 से 3 नंबर आपका पक्का आएगा और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे ना, आपका आंसर जो है वो माइंड में चला जाएगा और आप आसानी से टिक आउट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं ऊष्मा की चालकता। अब हम लोग क्या देखेंगे? ऊष्मा की चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी। अब हम लोग क्या देखेंगे? थर्मल कंडक्टिविटी। अब हम लोग यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी देखते हैं। सभी धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, इसलिए धातु का प्रयोग खाना बनाने तथा तापन तत्व के रूप में करते हैं।
सभी धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, इसलिए धातु का प्रयोग खाना बनाने तथा तापन तत्व के रूप में किया जाता है। ये चीज़ आपको आसानी से याद रखना है। अब हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कॉपी में हेडिंग लगाना है वो आपको ये लगाना है आधातुओं के भौतिक गुणधर्म। यहाँ तक हम लोग धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे आधातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो आपको कॉपी में हेडिंग लगाना है वो ये लगाना है आधातुओं के भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल है उसे अब कॉपी में हेडिंग लगाना है और आपको इसको क्या करना है, आसानी से समझना है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप आसानी से समझ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आधातुओं के रासायनिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म अधातुओं का भौतिक गुणधर्म का यदि हम बात करें तो फर्स्ट गुणधर्म आपको याद रखना है निष्प्रभता यानी निष्प्रता या हम इसे बोल सकते हैं गैर चमकदार, या फिर इसे इंग्लिश का हम बात करें तो इसे हम डल कहेंगे। इंग्लिश का बात करें तो इसे क्या याद रखना है, डल। इंग्लिश का हम यदि बात करेंगे तो इसे हम डल कहेंगे। आधातुएं निष्प्रभ होती है और गैर चमकदार होती है, लेकिन जैसे ग्रेफाइट तथा आयोडीन, भंगुरता टूटने योग्य, चोट मारने पर आधातुएं टूट जाती है। आप पेंसिल में बचपन में ज़रूर कोई चीज़ लिखे होंगे, जब आप बच्चे क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आप पेंसिल से लिखते होंगे। वो पेंसिल जो रहता है उसका वो जो नीब रहता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, और वो ग्रेफाइट जो रहता है वो ब्रिटल रहता है। ब्रिटल का मतलब होता है टूटने योग, भंगुरता का मतलब होता है टूटने योग। ब्रिटल उसको कहेंगे जब उस पर बल लगाया जाएगा तो बल लगाने के बाद वो बल को नहीं सहेगा, जितना उसका क्षमता रहेगा उतना ही सह सकेगा, लेकिन जब क्षमता से बाहर हो जाएगा तो वो बैंड नहीं करेगा बल्कि वो फटाक से टूट जाएगा। जैसे चौक, यदि हम चौक के बारे में समझाना चाहें आपको कि चौक में यदि बल लगाते हैं तो चौक में बल लगाने के बाद चौक आसानी से टूट जाता है। पेंसिल में यदि हमको बल लगाएंगे तो पेंसिल आसानी से टूट जाएगा। यानी चोट, भंगुरता का मतलब होता है टूटने योग। भंगुरता का मतलब क्या होता है, टूटने योग। यानी चोट मारने पर आधातुएं टूट जाती है, लेकिन धातु में ऐसा नहीं होगा। धातुओं में चोट मारने पर धातुएं टूटती नहीं है, धातुएं आकार को बदलती नहीं है, वो बल को सहने का क्षमता रखता है। ये भंगुर होती है। हीरा सबसे कठोर आधातु है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे कठोर आधातु कौन है, तो आपको याद रखना है हीरा। हीरा सबसे कठोर आधातु है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसको जो है मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये इसका जो है ये प्रकृति के रूप में पाया जाता है, यानी प्रकृति के द्वारा डायरेक्ट हम लोग को ये मिला है। सेशन शायद थोड़ा लंबा हो रहा है, लगभग 27 मिनट का जो है सेशन हो चुका है, इसलिए हम लोग जो है अब इस सेशन को क्या करेंगे, इन करेंगे। इसलिए यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो आपको हम पूरा नोट्स दिखा देते हैं। ये नोट्स आप आसानी से हमारे इस चैनल में आके आसानी से बना सकते हैं। और इसमें जो है, इसमें ख़ास बात ये है कि जो NCERT बुक है उसका सारा क्वेश्चन को डील किया गया है। NCERT बुक का जो क्वेश्चन दिया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको जो है इस चीज़ में दिखाया गया है, उसको भी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। NCERT बुक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हम आपको इतना गारंटी देंगे कि यदि आप हमारे इस सेशन से जुड़ जाते हैं और जो चैप्टर हमारे पास आप पढ़ लेते हैं तो आपको हम ये गारंटी देंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है, चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। हम जो नोट्स बनाए हैं वो दोनों के हिसाब से बनाए, ऐसा नोट्स को तैयार किया गया है जिससे आपका जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम तो क्लियर होगा ही होगा, यदि आप कंपटीशन लाइन में जाना चाहते हैं उस समय भी आपको बहुत ही ये हेल्प करेगा, ये आपका मददगार होगा। इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं करें बल्कि इसे जुड़ जाएं
और साथ ही साथ अपने दोस्त तक ज़रूर शेयर करें। और हमारा ऐप, इसका PDF नोट्स यदि चाहिए, जो आपको अभी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसका यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स लेने के लिए आपको जो है आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा। ऐप में आपको आसानी से PDF नोट्स मिल जाएगा। और उस ऐप में नोट्स के अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब यदि आप प्ले स्टोर में जाते हैं तो आपको सर्च करना है आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल केंदुआ। ये चीज़ आप यदि आसानी से सर्च करते हैं, उसके बाद आपको ये लोगो मिल जाएगा। ये लोगो देख के आपको आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर मांगने के बाद OTP आएगा। OTP डालने के बाद नाम पूछा जाएगा। नाम आपको लिख लेना है और आप इससे इनरोल हो जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे MCQ फॉर्मेट में जो है बहुत सारे क्वेश्चन को जो है वो लोड किया गया है। MCQ फॉर्मेट में जो क्वेश्चन डाला गया ऑनलाइन, चैप्टर वाइज ये डाला गया है। चैप्टर वाइज लगभग 17 चैप्टर का क्वेश्चन जो है क्लास 8 का डाल चुके हैं। हर टेस्ट में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। और ये 20 से 25 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बाहर नहीं आएगा। इसी 20 से 25 क्वेश्चन के अंदर आपका बोर्ड पेपर में आने वाला है। तो कितना आसान है भाई साहब। आप हमारे इस सेशन को देखिए। सेशन को देखने के यहाँ से आप क्या करना है, YouTube में जाने के बाद हमारे जिस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाए हैं उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। समझने के बाद आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। जब इतना चीज़ें आपका हो जाएगा, आपको हमारे ऐप में जाना है। अपने मोबाइल में ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको फ्री टेस्ट में जाना है। फ्री टेस्ट में जाने के बाद आपको टेस्ट लगाना है। और यदि आपको मेरा ये टेस्ट अच्छा लगेगा तो आप हमारे 1 साल के कोर्स में जो है वो बहुत ही गोल्डन ऑफ़र आप लोगों के लिए है। 1 साल आपको इसमें लाइव क्लासेस मिलेगा, रेडियो क्लासेस मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा, MCQ टेस्ट मिलेगा, और पर डे आपको गाइड किया जाएगा। यदि आप 123 रुपया पे कर देते हैं उस ऐप में, तो आप हमारे इस ऐप में 1 साल के लिए इनरोल हो जाइएगा। आप जिस क्लास में चाहते हैं उस क्लास में इनरोल हो सकते हैं। क्लास 8 हो या क्लास 9 हो या क्लास 10 हो, क्लास 8 हो, क्लास 9 हो या क्लास 10 हो। यदि आपको इससे इनरोल होने में कोई तरह का दिक्कत हो तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7739800436। इस नंबर में आप हमें जो है वो संपर्क कर सकते हैं। या फिर इस नंबर में आप हमारे व्हाट्सएप में भी जाके मैसेज कर सकते हैं, अपना परेशानी को बता सकते हैं। जो छात्र एकदम बिल्कुल गरीब हैं, जिनको ऐसा लग रहा होगा कि हम 123 रुपये भी देने में सक्षम नहीं हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप में मैसेज करके हमसे जो है वो फ्री में इनरोल हो सकते हैं। केवल और केवल आपको 10 रुपया जो है वो आपको पे करना है। इसी 10 रुपया के अंदर आपको 1 साल के लिए इनरोल कर दिया जाएगा। यानी अब जो है कोई भी ऐसा बच्चा नहीं रहेगा जो पैसा के दिक्कत से पढ़ाई नहीं कर सकेगा। अब 10 रुपया में यदि कोई टीचर आपको PDF नोट्स दे रहा है और यहाँ तक आपको MCQ टेस्ट दे रहा है, लाइव क्लासेस दे रहा है, पर डे गाइड कर रहा है, तो क्या आप समझ सकते हैं कि ये टीचर आपके लिए कितना ही मेहनत कर रहा है। तो इतना मेहनत यदि कर रहा है भाई साहब, तो आप इस सेशन को कम से कम जो है 1 लोगों के पास ज़रूर भेजें और साथ ही साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़रा भी देर नहीं करें। शुक्रिया। कल हम लोग मिलते हैं यहाँ आज जितना बता दिया गया है इससे आगे हम लोग कल देखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।